दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इतिहास को जानकर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में हो रही हर उथल पुथल के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार वेस्ट हैं। एक वो दौर था कॉलोनाइजेशन का, जब वो लोगों के बीच रहकर ही उन्हें लूटा करते और प्रताड़ित किया करते। लेकिन अब वो दौर बीत चुका। अब दौर है न्यू कॉलोनाइजेशन का, जहाँ वो 7 समुंदर पार रहकर भी गुलामों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लूट भी पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सारी व्यवस्था उनकी, कानून उनके, मीडिया उनकी, जज उनके, राजनेता और पुलिस उनकी। इसलिए आपको पहले इतिहास समझना होगा, इस पूरी बनाई गई व्यवस्था को समझना होगा कि कैसे कुछ लालची लोगों ने इस पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रखा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ओक्लाहोमा से हुई। हम एक दफ्तर में एक लड़की को अपने पिता के साथ बैठा देखते हैं। उस लड़की का नाम सारा रेक्टर है और साथ उसके पिता जोसेफ रेक्टर हैं। दोनों ही अफ्रीकन अमेरिकन हैं। आज यहाँ वो लैंड अलॉटमेंट के सिलसिले में आए हुए थे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि सारा रेक्टर को जो ज़मीन मिल रही है वो किसी चैरिटी या मेहरबानी का इनाम नहीं है। सारा के पुरखे ब्लैक थे, लेकिन उन्हें क्रीक इंडियंस ने गुलाम बनाया हुआ था। सिविल वॉर के बाद 1866 की ट्रीटी में यूएस गवर्नमेंट ने क्रीक जैसे ट्राइब्स को मजबूर किया कि वो अपने गुलामों को आज़ाद करे और उन्हें अपनी ट्राइब्स का सिटीजन माने। इन्हीं आज़ाद गुलामों को फ्रीडमैन कहा गया। सारा के पिता जोसेफ रेक्टर थे और जोसेफ के पिता यानी सारा के दादा जॉन रेक्टर एक क्रीक फ्रीडमैन थे। जॉन रेक्टर के पेरेंट्स को क्रीक इंडियंस ने स्लेवरी में रखा हुआ था, लेकिन सिविल वॉर के बाद 1866 की ट्रीटी के तहत उन्हें आज़ादी मिली और क्रीक नेशन का सिटीजन माना गया। इसी वजह से जॉन रेक्टर का नाम क्रीक फ्रीडमैन के रूप में रिकॉर्ड हुआ और बाद में जोसेफ और फिर सारा रेक्टर का नाम ऑफिशियल लिस्ट यानी डवेस रोल्स में लिखा गया। जिसका नाम इस लिस्ट में होता उसे लैंड अलॉटमेंट मिलती। सारा का नाम भी इसी वजह से इस लिस्ट में आया, क्योंकि वो लीगली क्रीक नेशन की सिटीजन थी। इसलिए जब हम देखते हैं कि सारा रेक्टर को ज़मीन मिल रही है, तो ये कोई एहसान नहीं, बल्कि उसके पुरखों के साथ हुई गुलामी और प्रताड़ना का देर से मिला हुआ न्याय था। हम देख पाते हैं कि पूरी ज़मीन बंजर है, जहाँ अनाज का एक दाना नहीं उगता। खर पतवार और जीव जंतुओं से भरी हुई एक बंजर ज़मीन, जिसका मिलना और ना मिलना एक जैसा लगने लगा। लेकिन सारा को यकीन है कि इस ज़मीन का मिलना उसके भाग्य के सारे दरवाजे खोल देगा। उसे महसूस होता है कि इस बंजर ज़मीन के भीतर एक अनमोल खजाना और गहरा राज छुपा हुआ है, जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसे भीतर तेल के बहने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो तेल खुद सारा से कह रही हो कि मुझे मुक्त करो इस अंधकार से। हम देखते हैं ओसेज नेशन में तेल मिलने की खबर अब अखबारों में भी छपने लगी थी। नेटिव अमेरिकन्स के ओसेज टाउन में तेल के कई कुएं मिलने से ओसेज टाउन रातों रात अमीर हो गया था। सारा ने ये बात अपने माता पिता से बताई कि उनकी भी जमीन के नीचे तेल दबा हुआ है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। आखिर बिना शोध और मशीनरी के तेल का पता लगा पाना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें सारा की बातों में एक सच्चाई नजर आई। उन्हें भी यकीन हो गया कि शायद ये ज़मीन ही उनकी किस्मत की चाबी है और वो इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते। दूसरे दिन वो अपने पिता के साथ टाउन में गई, एक वाइट लोगों का टाउन, जहाँ काले लोगों को जाने की परमिशन नहीं, जिन्हें अछूत माना जाता है। उन्हें उस टाउन में सर झुकाकर चलना होता। वहाँ कई ऑयल प्रोस्पेक्टर्स की एजेंसी थी जो ज़मीन लीज ब्रोकर का काम करते थे। एक तरह से ये लोग बड़ी ऑयल कंपनीज के बीच में मिडलमैन का काम करते थे। वहाँ सारा का पिता कई शॉप्स में गया, जहाँ से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। उन्होंने उसकी बात तक नहीं सुनी, क्योंकि वो एक ब्लैक है। अब एक और आखिरी शॉप बची थी, पैन ओक्लाहोमा पेट्रोलियम। जोसेफ अंदर गया। उसने सारा को बाहर ही इंतजार करने को कहा। सारा एक कैफे में घुस गई, क्योंकि उसे जोरों की प्यास लगी थी। लेकिन जैसे ही वो भीतर घुसी, लोगों की निगाहें उस पर आकर रुक गई। उसे देख लोग एक अजीब ढंग से अपना मुंह सिकोड़ने लगे, मानो जैसे कोई जानवर घुस आया हो, क्योंकि ये वाइट लोगों का कैफे था, जहाँ काले लोगों को जाने की इजाज़त नहीं। जब उसने वेट्रेस से पानी मांगा तो उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि सारा पानी के पैसे देने को भी तैयार थी। तब भी पास ही बैठे एक वाइट शख्स ने उस वेट्रेस को पानी देने के लिए कहा। उस शख्स का नाम बर्ट है। बर्ट भी एक वाइट है, लेकिन वो काले और गोरों के बीच कोई भेदभाव नहीं मानता। वहाँ सारा ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वेट्रेस ने सारा को बाहर निकाल दिया। यह जोसेफ पैनोकी के मालिक से मिला। उसका नाम अर्ल है। उसने उस शख्स से सारी बात बताई और जोसेफ ने कहा कि वो चाहता है कि अर्ल चलकर उस जगह पर खुदाई करवाए। तभी वहाँ सारा भी आ गई। बातों से सारा पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, जो हर बात का बेबाकी से जवाब देती, जिसे देख अर्ल भी दंग रह गया, क्योंकि अक्सर ब्लैक लोगों को उसने झुके सर ही पाया था।
अर्ल को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसने भी सोचा कि एक बार चलकर उस फील्ड को जरूर देखना चाहिए। दूसरे दिन वो अपने आदमियों को लेकर उस फील्ड पर पहुंच गया। अर्ल इस जमीन पर खुदाई करने के लिए मान गया, जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन ड्रिलिंग मशीनरी लगाई जाएगी, जिसमें महीनों लग जाएंगे। यहाँ सारा ने कहा कि काम शुरू करने से पहले आपको ज़मीन लीज पर लेनी होगी। पहले लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसमें साफ लिखा हो कि तुम कितने महीने ड्रिलिंग करोगे, रॉयल्टी कितनी मिलेगी और लैंड राइट किसके पास रहेंगे। सारा को इतनी कम उम्र में ही पता था कि लैंड ऑनरशिप और लीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो किसी को भी अपनी ज़मीन मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती थी, जहाँ ज़मीन का मालिक और लीज होल्डर दोनों बातें क्लियर होंगी। अर्ल ने $1 पर एकड़ से 6 मंथ के लिए उसकी ज़मीन लीज पर ले ली, और अगर इस फील्ड में ऑयल मिलता है तो उसे रॉयल्टी भी देने के लिए मान गया। उसने सारा को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाए और दोनों के बीच डील फाइनल हो गई। दूसरे दिन पेनोकी ने ऑयल की बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगाकर काम शुरू कर दिया। हम देखते हैं 3 महीने तक खुदाई का काम चला। एक दिन जब सारा और उसके पिता ड्रिलिंग साइट पर आ रहे तो उन्होंने पेनोकी और उसके आदमियों को वहां से वापस जाते हुए देखा। अर्ल ने बताया कि ये जमीन पूरी तरह से सूखी है, भीतर कुछ भी नहीं मिला। ये सुन सारा और उसके पिता के चेहरे पर एक निराशा छा गई, क्योंकि उनकी जो एक उम्मीद जुड़ी हुई थी वो भी खत्म हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपना इक्विपमेंट भी ले जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अर्ल ने बताया कि इसे यहाँ से निकाल कर वापस ले जाना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए वो इसे यहीं छोड़कर जा रहा है। एक दिन जब सारा अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी एक वाइट शख्स की गाड़ी बाहर आकर रुकी। जब जोसेफ ने उस शख्स का परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो इस 160 एकड़ की ज़मीन को खरीदना चाहता है। उसने ऑफर दिया कि वो पर एकड़ के $6 देगा, जो कि उस बंजर ज़मीन की कीमत से कई ज़्यादा थे। जोसेफ को थोड़ा शक जरूर हुआ कि आखिर कोई उसे इतने पैसे क्यों देगा। उसके बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। जब जोसेफ ने अपने परिवार से इस ज़मीन को बेचने के बारे में डिस्कस किया तो उन्हें पता चल गया कि शायद से पेनोकी को यहाँ ऑयल मिल गया है, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपा लिया और आज उन्होंने इस ज़मीन को खरीदने के लिए अपना ही आदमी भेजा था, ताकि वो सारा ऑयल खुद जब्त कर सकें, वो भी एक पैसे की रॉयल्टी दिए बिना। और यहाँ शक होना भी लाजमी था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जहाँ लालची वाइट लोगों ने अपनी जालसाजियाँ ना दिखाई हों। उन्हें पता चल गया कि इस ज़मीन को पाने के लिए पेनोकी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने लैंड अलॉटमेंट पेपर को घर के पीछे ज़मीन पर दफन कर दिया, जिसमें ज़मीन सारा के नाम पर है। जब तक पेपर सारा के परिवार के पास है, पेनोकी कुछ नहीं कर सकते। तभी रात उन्होंने घर की तरफ एक गाड़ी को बढ़ते हुए देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई देता। सारा के माता पिता सारा और उसके छोटे भाई को लेकर झाड़ियों में छिप गए। गाड़ी के अंदर से 2 शख्स उतरे। उनके हाथों में राइफल थी। रात अंधेरी थी, लेकिन मामला बिल्कुल साफ था। ये दोनों पेनोकी के आदमी थे, जो रात हत्या के इरादे से आए हुए थे, ताकि वो इस ज़मीन के पेपर को चुरा सके। दोनों घर के अंदर घुसे और घर के सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगे और ज़मीन के पेपर को तलाश करने लगे, लेकिन वो पेपर उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी सारा का कुत्ता भागकर अंदर चला गया और फिर एक गन शॉट सुनाई दिया। यहाँ सारा का परिवार एकदम से डर गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने उसके कुत्ते को मार दिया है। पेपर ना मिलने पर दोनों शख्स गाड़ी लेकर वहां से चले गए। यहाँ अर्ल उन दोनों पर चिल्लाने लगा कि उन्होंने कुत्ते पर गोली क्यों चलाई, क्योंकि कुत्ते को मारने से उसे पेपर कैसे मिलेगा। यहाँ सारा के परिवार का शक सही था। दोनों शख्स अर्ल द्वारा ही भेजे गए थे। यहाँ जब सारा घर के अंदर आई तो उसका कुत्ता वहाँ नहीं था। शायद गोली लगने पर वो वहाँ से भाग गया। सारा की माँ और पूरा परिवार डरने लगा। माँ ने कहा कि इस ज़मीन के लिए वो अपने परिवार के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए उन्हें ये ज़मीन अर्ल को दे देनी चाहिए। सारा भी इस फैसले से मान गई। दूसरे दिन वो अपने कुत्ते को तलाश करने बाहर निकल गई। उसे ढूंढते हुए वो एक जगह पहुंची जहाँ ऑयल कैंप लगा हुआ था। ऑयल कैंप एक तरह का ठिकाना था जहाँ माइग्रेंट वर्कर, मजदूर और गैम्बलर छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाकर रहा करते थे। उस वक्त ओक्लामा में ऑयल मिलने की खबरें काफ़ी प्रचलित थी, तो जहाँ भी ऑयल ड्रिलिंग होती तो सभी मजदूर काम के लिए उस साइट पर चले जाते। वहाँ वो फिर बर्ड से मिली, जिससे वो उस दिन टाउन के कैफ़े में मिली थी। वहाँ वो अपने साथी मैस के साथ बैठा हुआ था। वहाँ सारा ने उससे बताया कि उसके फील्ड में ऑयल मिला है, लेकिन दोनों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें ये किसी मजाक सा लगा। सारा ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया कि कैसे पेनोकी द्वारा ड्रिलिंग के वक्त उसके फील्ड में ऑयल मिला। जब उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो वो निराश होकर वहाँ से जाने लगी। ये देख बर्ट और मैस को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि एक बार उस ज़मीन पर चल इस मामले की जाँच करनी चाहिए, क्या पता वो सच कह रही हो। यहाँ तक कि पेनोकी द्वारा लगाई गई ड्रिलिंग मशीन अब भी वहीं थी। जब वो उस ज़मीन पर पहुंचे तो उसका यकीन और बढ़ा।
पर मन में अब भी वही सवाल कि आखिर इस जमीन में ऑयल है या नहीं। उन्होंने वहाँ ड्रिलिंग शुरू कर दी। दोनों सारा के परिवार के साथ अच्छी तरह घुल मिल भी गए। तभी वहाँ उन्हें पेनोकी के लोग आते हुए दिखाई दिए। सारा का पूरा परिवार अलर्ट मोड में आ गया। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि अपना सामान बांधो और इस जमीन को छोड़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ वो इस ऑयल को खुद का मिनरल राइट बताने लगा, लेकिन सारा उसकी आंखों में आंखें डाल उसकी हर बात का जवाब दे रही थी, क्योंकि ये उसकी ज़मीन है और उसका परिवार इस ज़मीन को छोड़ कहीं नहीं जाएगा। अर्ल ने सारा के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाया, जो कि अब एक्सपायर हो चुका था। अर्ल ने बड़ी चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट की डेट बदल दी थी, लेकिन सारा ने उसकी इस चालाकी को तुरंत पकड़ लिया। होशियारी पता लगने के बाद अर्ल पूरी तरह से छिड़ गया। बर्ट ने उस पर बंदूक तान दी। अर्ल पीछे हट गया। जाते वक्त अर्ल ने धमकी दी कि अब तुम सबकी लाशें इसी ज़मीन में दफन होगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि दूसरे की ज़मीन हथियाने के लिए एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। अगर यही ज़मीन किसी वाइट शख्स की होती तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कीमती ज़मीन किसी ब्लैक फैमिली या नेटिव अमेरिकन के हाथ में चली जाए तो ये बात कहीं ना कहीं उन्हें चुभने लगती है। हम देखते हैं ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिलिंग मशीन स्टक हो गई। इसी के साथ बर्ट और मेस की उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि बिना इक्विपमेंट और टूल्स के काम नामुमकिन है। मेस ने उसे डायनामाइट का इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सारा ने भी उन्हें उम्मीद दी कि इस मेहनत को वो ज़ाया नहीं जाने दे सकते। दूसरे दिन टाउन के प्योर ऑयल एसए ऑफिस गए ज़मीन से मिले हुए क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की क्वालिटी टेस्ट करवाने, क्योंकि अगर इसकी क्वालिटी ख़राब हुई तो आगे ड्रिलिंग करना बेकार होगा। उस शख्स ने उन्हें बाहर इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर में जांच कर वो उन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बाहर बर्ट एक केट नाम की महिला से मिला। शायद दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जो कि हमें साफ दिखाई देता है। कैट एक विडो है। थोड़ी बातचीत के बाद कैट वहां से चली गई। उस शख्स ने जांच कर बताया कि ऑयल अच्छा नहीं है। उन्हें तेल मिलने के लिए और 1000 फीट की गहरी खुदाई करनी होगी, जो कि बेकार होगा। दोनों निराश होकर बाहर चले गए। तभी बर्ट ने उस शख्स को ऑयल सैंपल ले जाते हुए देखा। वो शख्स ऑयल का सैंपल पेनोकी को देने जा रहा था। तभी बर्ट ने उसे पकड़ लिया और उसे सच बताने को कहा। उसने बताया कि इस ऑयल की क्वालिटी एवरेज है। बर्ट ऑयल सैंपल लेकर वहां से चला गया। दोनों वहां से दूसरे ब्लैक टाउन में गए ताकि दोबारा से जांच किया जा सके, क्योंकि इस वक्त किसी भी वाइट शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस शख्स ने जांच कर बताया कि इससे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल उसने आज तक नहीं देखा। उस जमीन के नीचे दबा हुआ ऑयल पूरे ओक्लाहोमा का सबसे रिचेस्ट ऑयल फील्ड हो सकता है। दोनों के चेहरे पर खोई हुई खुशी और उम्मीद फिर लौट आई। यहाँ मेस और बर्ट भी खुश हुए, जो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में सालों से भटक रहे थे। आज आखिर उन्हें वो मौका मिल ही गया, लेकिन मशीन स्टक होने की वजह से वो ड्रिलिंग नहीं कर सकते और ना ही दूसरी जगह ड्रिलिंग शुरू कर सकते हैं। बर्ट दूसरे दिन ऑयल का सैंपल लेकर बैंक गया, जहां वो ऑयल कोलेटरल पर बैंक से लोन ले सके। उन पैसों से वो इक्विपमेंट खरीदेगा, लेकिन उस शख्स ने मना कर दिया कि उसे कोई लोन नहीं मिल सकता। बर्ट ने केट को एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ उसने केट से पैसे मांगे ताकि वो इक्विपमेंट खरीद सके। बदले में सारा के ऑयल फील्ड में उसे हिस्सेदारी मिलेगी। केट ने उसे पैसे दे दिए। दूसरे दिन बर्ट इक्विपमेंट खरीद कर ले आया, लेकिन अब उस टाउन का हर शख्स ये जानने लगा था कि बर्ट उस ब्लैक लड़की की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ वाइट लोग भी उससे नफरत करने लगे थे। शाम जब वो सारा के घर पहुंचा तो वहाँ 2 पुलिस वाले मौजूद थे। कल रात ही क्रिक नेशन में रहने वाले 2 नेटिव अमेरिकन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी जब रात दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि क्रिक नेशन में ऑयल मिलने के बाद से हत्याओं का सिलसिला जोर पकड़ने लगा था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि पेनोकी जैसे दूसरे बड़े ऑयल इलिट्स का था, जो कि ऑयल के नशे में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। दूसरे की जमीन, दूसरे का ऑयल, दूसरे का सोना, सब कुछ उन्हें चाहिए, चाहे उन्हें इसके लिए मासूम लोगों की लाशें ही क्यों न बिछानी पड़े। पुलिस यहाँ सारा के परिवार को आगाह करने आई थी, क्योंकि सारा की जमीन पर ऑयल मिलने की चर्चा हर जगह होने लगी थी। सारा की माँ उन मासूम बच्चों की तस्वीरें देख भावुक हो गई। बच्चों की हत्या कर देना सिर्फ ऑयल के लिए। यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ सब कुछ पावर का खेल है। सरकार भी वाइट लोगों की, पुलिस, जज, कोर्ट, सब कुछ उनका, तो इंसाफ मिलेगा भी तो कहाँ। सुबह हम देखते हैं उन्होंने टूल्स की मदद से मशीन तो चालू कर ली, लेकिन ड्रिलिंग मशीन शुरू होते ही बंद हो गई। ये तरीका भी पूरी तरह से फेल हो गया। उसी दिन अर्ल अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। एक शख्स ने आगे बढ़कर एक पेपर बर्ट को थमाया। ये शख्स पेनोकी पेट्रोलियम का लीगल काउंसिलर है। इस पेपर के हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है कि सारा को पेनोकी के सभी इक्विपमेंट्स लौटाने होंगे। अर्ल यहाँ बर्ट को समझाने लगा कि इस मामला कोर्ट में सालों तक लटकता रहेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इनके सर पर भी मौत हमेशा मंडराती रहेगी। इतना सारा परपंच क्यों करना।
यहाँ उसने बर्ट को एक ऑफर दिया कि स्टेट लॉ के हिसाब से तुम इस लड़की के वाइट गार्डियन बन जाओ, उसके बाद ये ज़मीन मुझे बेच देना। बस उसे वाइट गार्डियनशिप के पेपर पर सारा के सिग्नेचर लेने होंगे, बदले में वो बर्ट को मुनाफे का एक हिस्सा दे देगा। बर्ट उसकी बात मान गया, लेकिन यहाँ हमें समझ नहीं आता कि आखिर बर्ट सारा को धोखा क्यों देगा। दोस्तों, यहाँ वाइट गार्डियनशिप को समझना जरूरी है। क्रीक नेशन और बाकी नेटिव ट्राइब्स के साथ जब ऑयल डिस्कवरी हुई, तब चालाक यूएस गवर्नमेंट ने एक नया लॉजिक निकाला कि ये लोग इतना पैसा संभाल नहीं सकते। इसी सोच से वाइट गार्डियन सिस्टम लाया गया। हर नेटिव अमेरिकन जिसके नाम पर रॉयल्टी आती थी, उसके ऊपर एक वाइट गार्डियन को अपॉइंट कर दिया जाता था, जिसमें बैंकर, लॉयर या लोकल बिजनेसमैन होते हैं। ये गार्डियन डिसाइड करता कि नेटिव को कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे खर्च करना होगा। असल में ये लीगलाइज कंट्रोल और लूट था। सबसे खौफनाक एग्जाम्पल ओसेज नेशन का है। ओसेज लोग अमेरिका के सबसे अमीर लोग बन गए थे क्योंकि ऑयल उनकी ज़मीन के नीचे था, लेकिन गार्डियनशिप लॉ के कारण उनका पैसा वाइट गार्डियन के हाथ में चला गया। बहुत से गार्डियन ने फ्रॉड किया, नेटिव लड़कियों से शादी करके ऑयल फील्ड को हड़प लिया और कई केसेस में नेटिव लोगों को जहर देकर या बॉम्ब से उड़ाकर एक्सीडेंट दिखा दिया गया। इस पूरे सिस्टम का एसेंस ये था कि ज़मीन और ऑयल नेटिव अमेरिकन का है, पर कंट्रोल वाइट गार्डियन के पास होगा। स्लेवरी का दौर खत्म हो चुका था, इसलिए लूट को लॉ, कोर्ट और गार्डियनशिप के थ्रू सिविलाइज्ड फॉर्म में चलाया गया। यहाँ हम देखते हैं कि जब मेस को इसका पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन बर्ट ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरे दिन हमने देखा सारा का कुत्ता वापस घर लौट कर आया है। उस रात गोली उसे छूकर निकल गई थी। दूसरे दिन उसने सारा के साइन भी उस पेपर पर करवा लिए क्योंकि सारा को उस पर पूरा भरोसा है। यहाँ सारा के परिवार की बेबसी साफ दिखाई देती है। ओक्लामा में दो तरह के कानून चलते हैं, एक काले लोगों के लिए और एक गोरे लोगों के लिए। दूसरे दिन कोर्ट में सारा और बर्ट पेश हुए ताकि इस पेपर की पुष्टि की जा सके। जज के सामने सारा ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी गार्डियनशिप बर्ट को दी है क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। उस दिन कोर्ट में ब्लैक कम्युनिटी के लोग सारा के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक महिला भी थी, मिस बर्नार्ड। उसने सारा के परिवार से बात करके बर्ट से सारे गार्डियनशिप के पेपर ले लिए क्योंकि मिस बर्नार्ड उस पर भरोसा नहीं करती। यहाँ वो अल से मिला ताकि वो सारा की ज़मीन को उसके नाम कर सके, लेकिन सारा ने उसे रोक लिया। बर्ट को भी एहसास हुआ कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। यहाँ बर्ट ने अल से वो डील कैंसिल कर दी। यहाँ सारा के घर से वापस जाते वक्त मेस के गुंडों को देखा जो कि सारा के परिवार की हत्या करने के इरादे से यहाँ आए हुए थे। मेस कुछ कर पाता इससे पहले ही उन्होंने उसकी हत्या कर दी और यहाँ गन शॉट सुनते ही सारा के परिवार ने अपने दोनों बच्चों को क्रीक नेशन की तरफ भेज दिया। यहाँ उन्होंने सारा के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सारा के पिता ने गन फायर किया तो दोनों वहाँ से चले गए। यहाँ बर्ट अपने दोस्त मेस की तलाश कर रहा था, तभी उसने मिस बर्नार्ड को सारा के घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसके साथ चला गया। वहाँ पहुंचकर उन्हें सारी घटना का पता चला। अपने दोस्त मेस की लाश देख बर्ट भावुक हो गया। यहाँ बर्नार्ड ने बताया कि बर्ट के साइन करने से भी पेनोकी लैंड पर क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि सारा साइन नहीं करती, इसलिए वो उसे मारना चाहते हैं। बर्ट ने कहा कि कल ही जज के पास जाकर वो गार्डियनशिप कैंसिल कर देगा और सारा का गार्डियन मिस बर्नार्ड को बना देंगे, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें सारा को ढूंढना होगा। हम देखते हैं क्रीक नेशन शेरिफ ने पेनोकी के गुंडों को अरेस्ट कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने जज के पास जाकर मिस बर्नार्ड को सारा का गार्डियन बना दिया। यहाँ हम देखते हैं बर्ट ने मेस का तरीका अपनाया। उसने अंडरग्राउंड डायनामाइट लगा दिया। तभी वहाँ अर्ल अपने आदमियों के साथ आ गया। उन्होंने वहाँ सभी लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन बर्ट ने उसी वक्त डायनामाइट ट्रिगर कर दिया और वेल एक्सप्लोड हो गया। ऑयल की तेज धार ऊपर की तरफ बहने लगी। अर्ल को अरेस्ट कर लिया गया। सारा खुशी से झूमने लगी। दूसरे दिन जब सब खुशी मना रहे थे तभी बर्ट अपनी गाड़ी लेकर जाने लगा। तभी सारा आ गई। यहाँ पता चला कि बर्ट इस जगह को छोड़ हमेशा के लिए जा रहा है। दोनों के बीच कुछ थोड़ी बातें हुई और दोनों गले लगे। सारा ने भीगी पलकों के साथ उसे विदा किया। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, क्रूड ऑयल यूएसए के लिए सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि पावर का बैकबोन है। अमेरिका की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट, डेटा सेंटर, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, एविएशन, सबका बेस ऑयल पर टिका हुआ है। डॉलर की ग्लोबल ताकत भी ऑयल से जुड़ी है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने मिडिल ईस्ट के ऑयल को डॉलर में ट्रेड करवाना शुरू किया, जिससे पेट्रो डॉलर सिस्टम बना। इस सिस्टम का मतलब ये है कि दुनिया के ज़्यादातर देश ऑयल खरीदने के लिए डॉलर रखने को मजबूर होते हैं और इससे अमेरिका को अनलिमिटेड बोरोइंग और सैंक्शन पावर मिलती है। अगर ऑयल डॉलर से अलग हो जाए तो अमेरिका की फाइनेंशियल डोमिनेंस सीधे हिल जाती है। इसलिए क्रूड ऑयल यूएसए के लिए इकोनॉमिक नहीं स्ट्रेटेजिक चीज है। इस पूरे सिस्टम का ओरिजिन 19th सेंचुरी के एंड में जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों से होता है। रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल बनाकर ऑयल रिफाइनरिंग, ट्रांसपोर्ट और प्राइसिंग पर लगभग मोनोपोली बना ली थी।
उसका मॉडल सिंपल था, कंपटीशन को खरीदो या बर्बाद करो, पाइपलाइन और रेलवेज पर कंट्रोल रखो और ऑयल को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि सिस्टम बना दो। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफिशियली ब्रेक हुई, लेकिन उसके टुकड़े जैसे एक्सन मोबिल और शेवरॉन फ्यूचर में अमेरिकन ऑयल एम्पायर के पिलर्स बन गए। 20वीं सेंचुरी से लेकर आज तक दुनिया के ज्यादातर बड़े वॉर्स के पीछे ऑयल का हाथ रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान ईरान, इराक, लीबिया, वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्रीज में कूप्स और रेजिम चेंज हुए। इराक वॉर को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जस्टिफाई किया गया, लेकिन रियल प्राइस ऑयल फील्ड और कंट्रोल था। लीबिया में गद्दाफी ने ऑयल को डॉलर के बाहर बेचने की बात की और उसके बाद क्या हुआ दुनिया ने देखा। आज के टाइम में क्रूड ऑयल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि एआई, डेटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी भी एनर्जी हंग्री है। जब तक दुनिया एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं होती तब तक ऑयल के नाम पर लड़ाइयां चलती रहेंगी, कभी डेमोक्रेसी के नाम पर, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी टेररिज्म के खिलाफ जंग के नाम पर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।